नमस्कार साथियों, मैं भरत आप सबका स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ भर्तियों में एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर की और जैसे ही प्रेस नोट जारी हुआ, सबसे ज्यादा आहत हुए राजस्थान पटवार की तैयारी करने वाले छात्र। साथियों, आहत होने का कारण ये था कि पटवार भर्ती की परीक्षा सेट की गई है या शेड्यूल्ड की गई है फरवरी 2021 में, यानी अब से लगभग 7 महीने बाद ये परीक्षा होने वाली है। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स का आहत होना स्वाभाविक था जो लंबे टाइम से इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि अब तैयारी कैसे की जाए, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो इसके लिए मैं आपको हमारा एक पुराना वीडियो लेक्चर रेफर करना चाहता हूं, जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि जब भर्तियों का कोई अता पता नहीं है, एग्जाम डेट्स का कोई फिलहाल अता पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू रखा जाए। तो आप प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए। जो भी साथी लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो उस वीडियो लेक्चर को जाके देखिए। उसमें हमने ये डिस्कस किया है 5 टिप्स, उस पर हमने बात की है 5 टिप्स के ऊपर, और ये डिस्कस किया है कि जब एग्जाम्स का कोई अता पता नहीं है, फिलहाल की सूरत में एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, तो हमको अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रखनी चाहिए, कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि साथियों, पढ़ाई तो हमको कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी। पढ़ाई से बचना या पढ़ाई को छोड़ना कोई विकल्प है ही नहीं, इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। तो पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे रखा जा सकता है, इस विषय पे हमको चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा हमने पहले की हुई है। आप प्लीज उस वीडियो लेक्चर को जाके देखिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी साथी लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो साथियों जी जान से आज ही से राजस्थान पुलिस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कीजिए पूरे जी जान से, और राजस्थान पुलिस के इस एग्जाम को फाइट करके दिखाइए। साथियों, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। कुछ एक पोर्शंस आपके बचेंगे पटवार के, वो पोर्शंस आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम के बाद में कवर कर सकते हैं। इसीलिए निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम शेड्यूल बना के पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस की। कल कई सारे साथियों के इस बाबत मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैसेजेज आ रहे थे कि सर राजस्थान पटवार का एग्जाम फरवरी 2021 में शिफ्ट हो गया है या शेड्यूल्ड हुआ है, तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी प्रभावित हो सकता है या फिर ये टाइम पे होने वाला है। इसके लिए मैंने विभाग में कल बात भी की। तो फिलहाल की सूरत में, वर्तमान स्थितियों में अगर देखा जाए तो साथियों, एग्जाम के अगस्त के एंड तक होने के पूरे चांसेज हैं। वैसे ये आपको भी पता है कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है वो भयंकर अनिश्चितताओं का दौर है। किसी भी चीज को श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये डेफिनेटली हो जाएगी। इसलिए फिलहाल की सूरत में हमको एग्जाम को अगस्त के लास्ट वीक में ही मान के चलना चाहिए और उसी के लिहाज से अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए पटवार के एग्जाम के रीशेड्यूल्ड होने के कारण आप जो साथी लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज अपनी तैयारी को ढीला मत पटकने दीजिए, ढीला मत पड़ने दीजिए। आप अपनी तैयारी को उसी फ्लो के साथ करते रहिए जिस फ्लो के साथ आप अभी कर रहे हैं। आप यही मान के चलिए कि मेरा एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है, उसी के लिहाज से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। तो साथियों, ये तो थी एग्जाम्स की बात। अब हम बात करते हैं राजस्थान सुजस की। राजस्थान सुजस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। राजस्थान में एग्जाम्स की अगर आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान सुजस का अध्ययन, राजस्थान सुजस की स्टडी बिल्कुल अनिवार्य हो जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिसेंट एडिशन राजस्थान सुजस का छपा है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट हमने तैयार किया है। आपको पता है कि राजस्थान सुजस हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो। और जब हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि वाकई ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ क्वेश्चंस को देखने में एग्जाम में जो कंफ्यूजन हमें होता है कि यार ये क्वेश्चन कहां से उठ के आ गया, तो अभी जो स्लाइड हम देखेंगे उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई ऐसे क्वेश्चन कहां से बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
इसके लिए तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन ले लीजिए, 1 से 20 तक की नंबरिंग डालिए। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है तो आप पहले अपना आंसर उसमें लिखिए कि मेरा आंसर इसमें ये है। फिर उसके बाद में हम उसके आंसर पे डिस्कस करेंगे, यही लगे हाथ साथ के साथ आंसर पे भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके आगे लिखिए आप सही जवाब की, इसमें सही जवाब ये है, मेरा जवाब सही है या गलत है, ये भी आपको साथ के साथ इवेल्युएट हो जाएगा। बाद में साथियों 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहते हैं ये आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही रहते हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे साथी लोग वाकई बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों वीडियो लेक्चर के लास्ट तक जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, राजस्थान सुजस प्रश्नोत्तरी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान सुजस आपको पता है कि DIPR द्वारा छपने वाली मासिक पत्रिका है। राजस्थान सरकार द्वारा छपने के कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सीधे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो अप्रैल और मई के एडिशन की हम बात करने वाले हैं। ये एडिशन दरअसल वास्तव में बेसिकली कोरोना के ऊपर छपा हुआ है, इसमें ज्यादातर डिटेल्स कोरोना से संबंधित है। राजस्थान में कोरोना क्राइसिस से लड़ने के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, कैसे मैनेज किया गया है, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। तो आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपके लिए ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप मेरे बारे में यहाँ जान सकते हैं। और साथियों अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। साथियों आप हमारे अपडेट्स अगर आपके व्हाट्सएप नंबर पे पाना चाहते हैं, जैसे कि बात करें इस वीडियो क्लास की PDF फॉर्मेट में फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको ये करना है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे उस पे 3 चीजें लिख के आपको सेंड करनी है। 3 चीजें कौन कौन सी? आपका नाम लिखना है, जिस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस, पटवार के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पटवार, रीट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रीट, ये लिख के और साथ में आपका गृह जिला, ये 3 चीज लिख के आप उस पर सेंड करिए। हम आपको हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इससे आपको हमारे जो भी कंटेंट यहाँ पे हम तैयार करते हैं वो डायरेक्टली आपको मिल जाया करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा है कि कोरोना वायरस की सर्वप्रथम पहचान कब की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, 1960, 1985, 2019 और 2020। ये 4 ऑप्शंस में से सही जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है या आपको सोच के रखना है कि मेरा जवाब इसमें ये है। चलिए साथियों सही जवाब इसका जान लेते हैं जो कि है 1960। आपको ये लग रहा होगा कि कोरोना तो यार अभी आया है, जस्ट 1960 में कब से आ गया। तो साथियों यहाँ पे कोरोना एक वायरस प्रजाति के समूह का नाम है। ये नोवल कोरोना वायरस अभी आया है। 1960 में पहली बार कोरोना ने दस्तक दे दी थी दुनिया के पटल पे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सवाल ये हो सकता है कि कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं, या ये भी सवाल हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोरोना वायरस का प्रकार नहीं है, अल्फा, बीटा, गामा, और हो सकता है आपको चौथा ऑप्शन कोई और दे दिया जाए। तो ये 4 प्रकार इसके होते हैं। कोरोना वायरस के 4 प्रकार आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इनमें से साथियों ये 7 कोरोना वायरस अब तक मानव जाति को प्रभावित कर चुके हैं। यहाँ पे कलर्स आप देख रहे होंगे, जो रेड कलर्स में आपको दिख रहे हैं वो साथियों बीटा कोरोना वायरस है, और जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं वो दोनों वायरस है अल्फा कोरोना वायरस। ये जो शुरुआत के 4 कोरोना वायरस है ये कम प्रभावी थे। इन्होंने मानव जाति को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि अभी वर्तमान में जो कोरोना वायरस चल रहा है वो पहुंचाता है। ये कम प्रभावी थे। इसके बाद में साथियों ये 3 कोरोना वायरस है, इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान मानव जाति को पहुंचाया है। SARS-CoV-2, MERS-CoV और SARS-CoV-2। ये जो लास्ट वाला 7 नंबर का कोरोना वायरस है ये वर्तमान कोरोना वायरस है। इसका पूरा नाम है SARS-CoV-2। सार्स का मतलब आपको पता होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
दरअसल कोरोना वायरस जो है साथियों, वो है श्वसन संबंधी एक रोग। ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस का संबंध मुख्यतः किस अंग से है, तो ये श्वसन संबंधी रोग है, ये हमको पता होना चाहिए। कोरोना वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित हमने एक वीडियो लेक्चर किया था, जिसमें ऐसी ही कई सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था उसमें। इस वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज उसको जाके देखिए, कई सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं। तो कोरोना वायरस के 4 प्रकार होते हैं। 7 प्रकार के कोरोना वायरस अब तक आ चुके हैं दुनिया में। अभी जो 7वां आया है उसका नाम है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसको नोवल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विश्व में नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला कब उजागर हुआ। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। 19 सितंबर 2019, 30 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 या फिर 11 जनवरी 2020। तो इसका सही जवाब है साथियों 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 को नोवल कोरोना वायरस का मामला दुनिया में सामने आ गया था, और ये सामने आया था साथियों चीन के वुहान में। वुहान एक शहर है चीन का, वहां पे ये पहली बार सामने आया था। कुछ लोग वहां पे न्यूमोनिया से संक्रमित हो गए थे, उनकी बाद में जब जांच की गई तो ये पाया गया कि वास्तव में वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसीलिए इससे होने वाली बीमारी को नाम दिया गया कोविड-19। इसमें 19 क्या है, 2019 के साल में ये आया था। और कोविड की फुल फॉर्म होती है साथियों को से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज। तो कोविड का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज। ये पेन से अभी लिखने में मैं उतना अभ्यस्त नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो कोरोना वायरस डिजीज इसका पूरा नाम है कोविड-19 का, और 19 का मतलब है यहाँ पे वर्ष, मतलब कौन से वर्ष में आया ये, 2019 में। वायरस कौन सा है, SARS-CoV-2। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ये इसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। साथियों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस की दस्तक कौन से राज्य से हुई। 4 ऑप्शंस है, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु या केरल। आप अपना सही जवाब अपने नोटबुक में लिखिए। इसका सही जवाब है साथियों केरल। केरल में दरअसल एक 24 वर्षीय छात्रा थी, एक स्टूडेंट थी, जो कि चीन के वुहान में पढ़ती थी। ये साथियों आई थी 24 जनवरी को केरल के त्रिशूर में ये लौटी थी, और 30 जनवरी को इसके कोरोना पॉजिटिव होने का पुष्टि हो गई थी कि इस बालिका के कोरोना पॉजिटिव है। ये कहाँ पे पढ़ती थी, वुहान यूनिवर्सिटी में स्टडी करती थी। 24 जनवरी को केरल के त्रिशूर में ये पहुंची, वहां पे कोरोना का विस्फोट होने के बाद में, और 30 जनवरी को ये पुष्टि हो गई थी कि ये कोरोना से पॉजिटिव है, कोरोना से संक्रमित है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश में सबसे पहले कोरोना की दस्तक कौन से राज्य में हुई, तो उसका सही जवाब होगा साथियों केरल। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जो कि है कि कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य में विधायक कोष के लिए आवंटित धनराशि को कितने वर्ष की अवधि तक स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित करने की घोषणा की गई है। बाप रे बाप, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। क्वेश्चन को इजी वे में मैं आपको समझा देता हूं कि विधायक कोष जो होता है, MLA लेड जिसको कहते हैं, उसमें साथियों एक MLA को हर साल 2.5 करोड़ रुपए, सॉरी 2.5 करोड़ नहीं, 2.25 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति मिलती है। ग्रामीण विकास विभाग के जरिए एक विधायक इसको खर्च कर सकता है। तो साथियों राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके कुछ वर्षों तक उसको केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। उसको खर्च हालांकि MLA जी करेंगे, लेकिन फिर भी उसको केवल स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में ही खर्च किया जा सकता है। आपको ये बताना है कि ये व्यवस्था कितने वर्ष के लिए लागू की गई है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 18 माह। तो साथियों इसका सही जवाब है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए राज्य में ये व्यवस्था की गई है कि MLA लेड का जो खर्चा है वो 2 वर्ष के लिए केवल हेल्थ फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए लागू किया जाएगा। MP लेड में साथियों जो सांसदों के लिए राशि स्वीकृत होती है वो 5 करोड़ की खर्च होती है,
उसको केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्ष के लिए स्थगित किया गया है। उनके इस कदम को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इसको स्थगित नहीं किया जाए, बल्कि 2 वर्ष की अवधि के लिए इसको अगर स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए समर्पित कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर विकल्प है, ज्यादा अच्छा विकल्प है। तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया है कि 27 अप्रैल को यह घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी। 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 450 करोड़ की राशि हर साल इसमें आवंटित की जाती है और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MLA लेड जिसको कहते हैं, ये इस कार्यक्रम का पूरा नाम है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन जो है आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 5वां क्वेश्चन है, पद्मश्री विजेता उस्ताद मोइनुद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन है सारंगी, मोहन मीणा, तबला या फिर हारमोनियम। उस्ताद मोइनुद्दीन खान को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्होंने साथियों अभी लॉकडाउन के दौरान ये दावा किया था कि मैंने सारंगी पे दीपक राग गाया है, दीपक राग को सारंगी से बजाया है। ये बहुत बड़ी बात है। दीपक राग दरअसल अकबर के जो दरबारी कवि थे तानसेन, वो गाया करते थे और ऐसा कहा जाता है कि जब वो दीपक राग गाते थे तो दिए साथियों अपने आप जल उठते थे। लेकिन ये जो प्रकरण अभी आया है, उस्ताद मोइनुद्दीन खान के द्वारा जो दावा किया गया है, सारंगी से दीपक राग गाने का पहला दावा है इस तरीके का। तो साथियों ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, क्योंकि उस्ताद मोइनुद्दीन खान जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद्मश्री से अवार्डेड है। 2014 में इनको पद्मश्री मिल गया था। तो ये सवाल ज्यादा जरूरी हो जाता है। बेसिकली जयपुर के ये रहने वाले हैं और सारंगी के ये मास्टर हैं, सारंगी के उस्ताद हैं। मोहन वीणा की हमने बात की थी, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर के विख्यात मोहन वीणा वादक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथियों 6ठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महामारियों की रोकथाम के संबंध में महामारी अधिनियम कब लागू हुआ था? अभी जो वर्तमान में महामारी के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही हैं, जो मैनेजमेंट हो रहे हैं, वो साथियों एक एक्ट के अंतर्गत हो रहे हैं। आपको बताना है कि ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 1857, 1897, 1927 और 2020। आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब बताना है कि कौन सा सही जवाब है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये लागू हुआ था साथियों 1897 में। ब्रिटिश काल में ये लागू हो गया था, इसको बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको पता है कि 1870 से लगा के और 1910 तक, 1870 से 1910 तक का जो काल है, 1970 नहीं सॉरी ये 1910 है, 1910 तक का जो काल है ये अकाल और महामारियों का युग कहा जाता है भारतीय इतिहास में। अकाल और महामारियों का युग। तो साथियों इस दौरान चीजों को व्यवस्थित करने के लिए और मैनेज करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट लागू किया था। बाद में इसमें चेंज करने की जरूरत शायद नहीं पड़ी। तो 1870 से 1910, ये यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, मैं फिर इसको सही लिख देता हूं, ये है 1910। तो 1910 तक के काल को कहा जाता है अकाल और महामारियों का युग। तो इस दौरान लागू किया गया था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। अभी भारत सरकार ने इसको कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में लागू किया है। राजस्थान सरकार ने भी एक अध्यादेश इसके लिए लागू किया है। अध्यादेश के बारे में साथियों आपको पता होना चाहिए कि अध्यादेश क्या होते हैं, कैसे और कब लागू किए जाते हैं। इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज उस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है, कई सैकड़ों लोगों ने उसको अब तक देखा है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको देखना चाहिए। अध्यादेश कैसे जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है और क्यों जारी किया जाता है, इन सारे सवालों के जवाब आप उसमें पा सकते हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा था? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली। इसमें साथियों सही जवाब है
आप अपने नोटबुक में अपना जवाब लिखिए, मैं सही जवाब आपको बता देता हूं। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान ने 22 मार्च को साथियों लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। आपको पता है कि 22 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा रखा गया था जनता कर्फ्यू, और जनता कर्फ्यू के दिन ही शाम को राज्य सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि 3 दिन के लिए राज्य में टोटल लॉकडाउन किया जाएगा। बाद में 25 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। तो इस तरीके से राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन की घोषणा की थी। साथियों, आप इन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो ये महसूस कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस वाकई महत्वपूर्ण है, और इनमें से हर क्वेश्चन एग्जाम में आने के जैसा है, आने की संभावना है। हर क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके इस वीडियो लेक्चर से जुड़े रहिए। लास्ट तक के पूरे 20 क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो लेक्चर से जुड़े रहना है। 8वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपको एक शब्द दिया गया है कोबास 8800 क्या है? एक शब्द है कोबास 8800, ये क्या है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कोविड-19 की प्रस्तावित होम्योपैथी औषधि है, कोरोना वायरस की जांच मशीन है, चीन में किए जा रहे एक अनुसंधान कार्यक्रम का नाम है, कोविड-19 की प्रस्तावित एलोपैथी औषधि है। हमारा शब्द है साथियों कोबास 8800, ये क्या है? इसका सही जवाब आप अपने नोटबुक में अपने तरफ से लिखिए। मैं इसका सही जवाब आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये है साथियों कोरोना वायरस जांच करने की मशीन। ये साथियों जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल और जोधपुर में भी दोनों जगह स्थापित की गई है। इससे ज्यादातर जांचें की जा सकती है, ज्यादातर संख्या में जांचें की जा सकती है। तो कोबास 8800 अत्याधुनिक मॉडर्न मशीन है। राजस्थान में 2 जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, आपकी नॉलेज के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? प्लाज्मा थेरेपी एक विधि है साथियों जिससे कई बीमारियों का उपचार किया जाता है। संयोग से कोविड-19 के उपचार में भी प्लाज्मा थेरेपी के आश्चर्यजनक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अभी मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि प्लाज्मा थेरेपी दरअसल होती क्या है, ये कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताना है कि कौन सा पहला राज्य था जिसने प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया था अपने यहाँ पे। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, केरल, एमपी, दिल्ली या फिर राजस्थान। साथियों इसका सही जवाब है केरल। ये जिस क्रम में यहाँ पे राज्य लिखे हुए हैं उसी क्रम में इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को लागू किया था अपने यहाँ पे। आपको पता है कि केरल में पहली बार कोरोना वायरस की दस्तक हुई थी देश में, तो प्लाज्मा थेरेपी को भी सबसे पहले स्टार्ट किया गया केरल राज्य में। राजस्थान चौथा स्टेट था साथियों जिसने प्लाज्मा थेरेपी को लागू किया, अपने यहाँ पे प्रयोग किया। कौन कौन से जगह पे ये प्लाज्मा थेरेपी हुई? जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हुई, जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी हुई, और साथियों एक प्राइवेट हॉस्पिटल है महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर का। इन 3 हॉस्पिटल्स में प्लाज्मा थेरेपी की व्यवस्था राजस्थान में लागू कर दी गई थी समय पर। तो प्लाज्मा थेरेपी को लागू करने वाला राजस्थान चौथा राज्य था। अब आइए जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी आखिरकार है क्या। यहाँ पे साथियों आपको एक ट्यूब दिख रही होगी। दरअसल ये आपको ये समझाने के लिए है कि जो हमारा ब्लड है उसमें बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, ये 55% के आसपास होता है मानव रक्त में। आरबीसी साथियों 40 से 45% तक होते हैं, जिनको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स कहा जाता है। और साथियों व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये होते हैं। बाकी बचे हुए पार्ट 1 से 5% के आसपास ये होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। तो साथियों कोई आदमी जब कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, और संयोग से अगर मान लो वो ठीक हो जाता है, तो ठीक होने के 2 सप्ताह बाद उससे ब्लड डोनेट करवाया जाता है और उस ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। आपको पता है कि ब्लड के 3-4 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनमें से केवल प्लाज्मा निकाल लिया जाता है और उस प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में। तो इसके साथियों पूरी दुनिया में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। राजस्थान भी चौथा
प्रदेश था जिसने प्लाज्मा थेरेपी को अपने यहाँ पे प्रयोग किया। एक व्यक्ति या एक डोनर दो व्यक्तियों के लिए प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। दरअसल उसे ब्लड डोनेट करना पड़ता है, ब्लड में से बाद में प्लाज्मा निकाला जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है कोरोना संक्रमित व्यक्ति के ब्लड में। तो ये है साथियों प्लाज्मा थेरेपी। सबसे पहले केरल में लागू की गई, राजस्थान चौथा स्टेट था जिसने प्लाज्मा थेरेपी को अपने यहाँ पे लागू किया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रदेश में क्वारंटाइन सुविधाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्वारंटाइन समिति का प्रभारी किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। डीबी गुप्ता, राजेश स्वरूप, वीनू गुप्ता या वैभव गालोरिया। राजस्थान के आईएएस अधिकारी है चारों, इनमें से एक को क्वारंटाइन समिति का इंचार्ज बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है। तो साथियों सही जवाब है वीनू गुप्ता। वीनू गुप्ता साथियों वर्तमान में एसीएस राज्य सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उनको इस समिति का इंचार्ज बनाया गया है। 11वें प्रश्न की बात करते हैं साथियों। राज्य सरकार द्वारा लॉन्च मेडिकल टेली कंसल्टिंग पोर्टल का नाम क्या है? लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसपे आप ऑनलाइन जाके डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि उस पोर्टल का नाम क्या है। ई संजीवनी OPD.in, ई स्वास्थ्य राज.in, टेली हेल्थ OPD.in या फिर माई डॉक्टर्स ऑनलाइन.in। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं साथियों। इसमें से सही जवाब है ई संजीवनी OPD.in। ये इस प्रश्न का सही जवाब है, आपको ये आवश्यक रूप से याद होना चाहिए। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। PPE किट का पूरा नाम क्या है? PPE किट के बारे में आप खूब सुनते होंगे, पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में खूब इसके बारे में आता है, डेली कुछ ना कुछ डिस्कशंस होता रहता है। आपको यहाँ पे बताना है कि PPE किट का पूरा नाम क्या है। इमेज में आप देख रहे होंगे कि PPE किट क्या है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए या कोरोना संक्रमित लोगों के साथ जो डीलिंग करते हैं, वो साथियों PPE किट पहन के ही काम करते हैं। आपको यहाँ पे बताना ये है कि इस PPE किट का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पैरेलल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या फिर पैरासाइट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इसका सही जवाब है साथियों 2, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट का पूरा नाम है। साथियों 13वें प्रश्न हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 25%, 30%, 35% या फिर 39%। सही जवाब आप अपना नोट करिए, मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूं। इसका सही जवाब है साथियों 25% योगदान कृषि क्षेत्र का भारत राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है। ये यहाँ पे आर्थिक समीक्षा से कुछ डेटा मैं आपको शो कर रहा हूं, इनको आप जरूर देखिए। यहाँ पे साथियों तीसरा और चौथा जो पॉइंट है वो हमको जरूर देखना चाहिए। अगर स्थिर मूल्यों की बात करें तो 2019-20 में साथियों कृषि क्षेत्र का योगदान था 25.19%, उद्योग क्षेत्र का योगदान था 30.67% और सेवा क्षेत्र का योगदान था 44.14%। और इसी के साथ अगर हम प्रचलित मूल्यों की बात करें तो कृषि क्षेत्र का योगदान 25.56%, उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.21% और सेवाओं का योगदान 46.63%। स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो लेक्चर बना के चर्चा करेंगे कि दरअसल ये क्या चीज है। इसके साथ में आप इनको भी देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सकल घरेलू उत्पाद स्टेट GDP टोटल कितनी थी, वृद्धि दर कितनी थी, ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट रहती है। आप इनको भी एक बार अच्छे ढंग से देखिए, सावधानी से देखिए। तो साथियों 25% योगदान टोटल है, जबकि आबादी की अगर हम बात करें तो राज्य की 60% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है 25% और आबादी साथियों 60% आबादी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महामारी को बर्दवान फीवर का नाम दिया गया था? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। प्लेग, हैजा, मलेरिया और चेचक। तो साथियों इसका सही जवाब है मलेरिया।
19वीं शताब्दी में बंगाल के रास्ते से मलेरिया ने भारत में प्रवेश किया था। तो मलेरिया को तत्कालीन समय में ये नाम दिया गया था कि ये बर्दवान फीवर है। तो आपको ये सवाल अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा मलेरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना संकट काल में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पठन पाठन हेतु किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्रोजेक्ट दीक्षा, प्रोजेक्ट ई शिक्षा, प्रोजेक्ट ई स्कूल या प्रोजेक्ट इस्माइल। साथियों, इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट इस्माइल। प्रोजेक्ट इस्माइल का पूरा नाम क्या होता है? इसको इंग्लिश में लिखते हैं SMILE। ये साथियों सोशल मीडिया के जरिए बच्चों तक या जो पढ़ रहे हैं, स्कूली बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन तक कंटेंट पहुंचाने का एक प्रयास है राज्य सरकार का। इसका पूरा नाम है साथियों सोशल मीडिया इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। हस्तलिपि ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी आप मैनेज करिए साथियों। मैंने आपको वैसे भी बोल के ये चीज बता दी है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट इसका पूरा नाम है। लाते हैं 20,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके थे जब तक ये सूचना राजस्थान सुजस में छपी थी। अब और ज्यादा बन चुके होंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सुबह 9 बजे डेली ये सेंड करते हैं अपना कंटेंट स्टूडेंट्स को। तो इस्माइल प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष, 1 और 2 दोनों, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब है साथियों सी, 1 और 2 दोनों। राज्य सरकार ने, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब ने ये घोषणा की है कि राज्य सरकार ये 2 योजनाएं शुरू करेंगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे पहले यानी 26 जून को साथियों रेलवे ने एक लेटर लिखा है राजस्थान के मुख्य सचिव को, और उन्होंने ये कहा है कि 22 जिलों में हम 15 लाख लोगों को रोजगार देने की स्थिति में है। तो साथियों ये जो लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनेगा राजस्थान में, ये मदद करेगा ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराने में। जो लोग राजस्थान से बाहर रह के मजदूरी कर रहे थे, उनको साथियों यहाँ पे घर में रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा इस स्कीम के माध्यम से। चलिए साथियों 70वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रदेश में RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। RTE का मतलब यहाँ पे है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में साथियों आय सीमा राजस्थान सरकार ने निर्धारित की है अभी रिसेंटली। तो आपको ये बताना है कि वो कितनी निर्धारित की गई है। राइट टू एजुकेशन ये है, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 2.5 लाख। पहले ये अमाउंट 1 लाख थी, वर्तमान में साथियों ये अमाउंट कर दी गई है 2.5 लाख रुपए। तो इसका सही जवाब है 4। RTE एक्ट कब लागू हुआ था, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। स्पेशली जो साथी लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है साथियों। तो RTE एक्ट लागू हुआ था 2009 में, ये पारित हो गया था, लेकिन साथियों ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। और सूचना का, शिक्षा का जो मूल अधिकार है साथियों, भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में लागू हुआ था, उसके माध्यम से भारतीय संविधान में ये ऐड किया गया था। चलिए साथियों 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर झुंझुनू। यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है कि जयपुर चूंकि राज्य की राजधानी है तो यहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हो सकता है। जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है तो यहाँ से भी स्कोप है कि कार्यक्रम शुरू हो सकता है। अजमेर साथियों हमारे जो चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उनका गृह जिला है, तो यहाँ से भी संभावना है कि ये कार्यक्रम शुरू हो सकता है। लेकिन साथियों चूंकि लॉकडाउन में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और लॉकडाउन में चूंकि आवागमन बाधित था, इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जयपुर से।
बेबी किट, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट परियोजना लॉन्च की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। यहाँ पे सुजस में जो लेख इसके लिए छपा था वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। साथियों, इसमें क्या है कि जो नवजात बच्चे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जन्म लेंगे उनको साथियों बेबी किट प्रोवाइड करवाया जाएगा निःशुल्क राज्य सरकार के द्वारा। कपड़े से क्या है, कई बार संक्रमण का खतरा रहता था जब कपड़े में बेबी को लपेटते थे, तो अब ये बेबी किट प्रोवाइड करवाया जाएगा नवजात बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा। आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, इसमें आपको खूब सारी जानकारियां मिलने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है लेकिन आप सबको ये आना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूं। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म से संबंधित ऐतिहासिक कोल्वी की गुफाएं किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां या फिर झालावाड़। डेफिनेटली ये हाड़ौती रीजन में है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, क्योंकि चारों ऑप्शंस उधर के हैं। साथियों, इसका सही जवाब है झालावाड़ में ये स्थित है। NH 52 के पास में ये पड़ती है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐतिहासिक गुफाएं हैं, बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहा करते थे, ऐसी मान्यता है इन गुफाओं में। तो कोल्वी की गुफाओं के बारे में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका सही जवाब होगा झालावाड़। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान फाउंडेशन क्या है इसकी हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताना है कि ये स्थापित कब हुआ था। 1998 में, 2000 में, 2001 में या 2002 में। साथियों, राजस्थान फाउंडेशन दरअसल एक मंच है जो प्रवासी राजस्थानियों को जो कि विदेश में रहते हैं उनको राजस्थान में अपनी जन्मभूमि पे, अपनी इस वीर प्रसूता भूमि में निवेश करने के लिए, इसके विकास में सहयोग करने के लिए एक मंच प्रोवाइड करवाता है। जो भी यहाँ के विदेशी बिजनेसमैन है जो कि विदेशों में अच्छी तरीके से सेटल्ड है, वो साथियों इस राजस्थान फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार का ये एक मंच है, उद्योग विभाग के अंतर्गत ये आता है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं साथियों राजस्थान फाउंडेशन के। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है साथियों 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानियों की राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो साथियों, ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा की। आपने ये देखा होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आपको ये करना है कि 20 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन सही सही आए हैं वो साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर कम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको और ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है, और साथियों अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से आए हैं तो आप इस स्तर को जारी रखिए, कीप इट अप। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप हमसे रेगुलरली जुड़े रहिए, अपनी तैयारी के स्तर को यूं ही बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद।